flossing actually removes 40% of the plaque. एक आम इंसान अगर अपने लिए एक सही टूथपेस्ट और टूथब्रश को चुनने जाए तो कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको वो ध्यान में रखें? मेडिकल और डेंटल में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मेडिकल में दर्द नुकसान से पहले होता है, डेंटल में दर्द नुकसान के बाद होता है। हम सबको चाय पसंद है, हमें मीठा पसंद है, अभी तो खैर फेस्टिवल्स आ भी रहे हैं, और हम नमकीन भी खूब सारा खाते हैं। ये किस तरीके से हमारे डेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं? Tea actually is good because it has got polyphenols which are actually antibacterial. Oh, wow. So एक तरह से वो आपकी कैविटी को बचाते हैं। What is the right way of brushing your teeth? Brushing at night is very very important and it is completely non-negotiable. हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली माई हेल्थ के साथ। देखिए, हम सब जो है ना वो ब्रश करते हैं शायद एक बार और सोचते हैं भैया हमारा तो हो गया। भले हम या तो रात में कर लें या सुबह कर लें, और हमें लगता है कि एक बार ब्रश करने के बाद सब कुछ ठीक है, हमारे दांत और गम्स बिल्कुल परफेक्ट हैं और हेल्दी हैं। बट इज़ इट ट्रू? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दांतों को ब्रश करने का क्या है सही तरीका, अपने दांतों को, अपने गम्स का ख्याल किस तरीके से हम रख सकते हैं, और एक परफेक्ट स्माइल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इस पॉडकास्ट में मैं बुलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल इंसान को, जिसको 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। वो एक डेंटल सर्जन हैं और ओजस हिमालयन हर्ब्स की फाउंडर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर स्वाति शर्मा। डॉक्टर स्वाति, आपका इस पॉडकास्ट में और ओनली माई हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much चिन्मय, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। डॉक्टर स्वाति, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम सब यूजुअली एक बार ही ब्रश करते हैं, तो क्या ये इनफ है, और व्हाट इज़ द आइडियल ब्रशिंग रूटीन फॉर हेल्दी टीथ? So Chinmay, I would like to tell everybody कि brushing once a day is definitely not recommended. It's like you are telling that I take shower only on Sundays and I use an expensive perfume. So we have to brush at least twice in a day, once after the breakfast and once before you sleep. Because what happens is when we sleep, तो हमारे जो मुंह के अंदर जो saliva होता है उसका flow बिल्कुल कम हो जाता है, and that is the ideal time for the bacteria to attack your teeth. जी। And we have a complete cycle of 12 hours. If you're brushing in the morning, then 12 hours के बाद पूरा plaque, tartar is accumulated. अच्छा, 12 घंटे में? 12 घंटे में, हाँ जी। जी। तो starting तो actually 2 hours के बाद ही हो जाती है, but by the time it is night time, it is peak of calculus and plaque in your mouth. So bacterias को एक बहुत ही favorable environment मिल जाता है to attack your teeth. So brushing at night is very very important and it is completely non-negotiable. जी, वही होता है कि अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखना चाहते हैं तो ज़रूर ब्रश करें, नहीं तो जो बैक्टीरियाज हैं वो पनपेंगे और आपके दांतों की बैंड बजा देंगे। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। डॉक्टर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम व्यूअर्स को आप बताएं कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रशिंग योर टीथ, आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सो ड्यूरेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, 2 times तो हमें ब्रश करना ही होता है, बट टेक्निक इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम सोचते हैं कि हम जंग के मैदान में जा रहे हैं और एकदम ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ बिग नो, बिकॉज इट्स डूइंग मोर हार्म दैन गुड। आपके गम्स लेटर ऑन रिसीड हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है गम्स को। सो देर इज़ अ वेरी, यू हैव टू एक्चुअली यूज़ अ ब्रश लाइक अ पेंटिंग ब्रश, नॉट लाइक अ स्वॉर्ड। ओके, सो आई जस्ट शो यू हाउ टू बेसिकली ब्रश। मैं अभी बताती हूँ। एक्चुअली आप ये देखिए कि आपको जो इस तरीके से आप अपना समय डिवाइड कर दीजिए। आपको अपर के लिए 1 minute और लोअर के लिए 2 minutes, सो 120 seconds इज मोर देन इनफ आपके कंप्लीट ब्रशिंग के लिए। और नीचे के लिए 2 मिनट? जी। ये भेदभाव क्यों? नहीं, ऊपर के लिए 1 minute, नीचे के लिए 1 minute, पूरा मिला के 2 minute, 120 seconds। सो ये आपका ब्रश है, दीज आर योर ब्रिसल्स, एंड ये शाफ्ट है और ये हैंडल है। सो बेसिकली ब्रिसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड क्वाड्रेंट। ओके, आप 2 to 3 टीथ एट अ टाइम लेंगे और आप अपना ब्रश 45 डिग्रीज पे इस तरीके से प्लेस करेंगे, एंड सर्कुलर मोशंस या स्वीपिंग मोशंस में आप इस तरीके से करेंगे। 5 to 10 स्ट्रोक्स आर मोर देन इनफ। अब एक समझने वाली बात यह है कि हमारे कितने सरफेसेस हैं दांत में। तो ये तो हो गया आपका बाहरी सरफेस, ये हो गया आपका अंदर का सरफेस, और ये हो गया आपका च्यूइंग सरफेस जिससे हम च्यू करते हैं। सो हमें इस तरीके से मोशन करना है, इस तरीके से करना है,
और फिर इस तरीके से करना है. सो देयर आर 3 मोशंस जिस तरीके से आपको अपना पूरा दांत साफ करने हैं जी. इसी तरीके से आप यहाँ से आना शुरू करेंगे 45 डिग्रीज और इस तरह पूरे दांत को साफ करेंगे. सिमिलरली आप अंदर भी इसी तरीके से साफ करेंगे एंड सेम गोज फॉर योर लोअर जॉ. ऑलराइट, इट्स गोइंग टू बी अ स्वीपिंग एंड ऑसिलेटिंग मोशंस. आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है. हमारी आदत होती है कि हम एकदम वर्टिकल मोशंस देते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशंस देते हैं, हमें वो नहीं करना है. हमें स्वीपिंग मोशंस या सर्कुलर मोशंस देने हैं, वेरी जेंटली लाइक अ पेंटिंग ब्रश. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि हम ज़्यादातर लोग 90% ऑफ इंडिविजुअल्स भूल जाते हैं यहाँ ब्रश करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हमारे मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टार्टर और कैलकुलस इकट्ठा होता है. अच्छा. तो यहाँ पर करने के लिए आपको अपने, अब तक तो हम 45 डिग्रीज कर रहे थे प्लीज, नाउ इट हैज़ टू बी 90 डिग्रीज एंड इट्स गोइंग टू बी अप एंड डाउन मोशन लाइक दिस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and like this you have to do the vertical up and down motion for cleaning your anterior lower teeth. जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूवर्स को और हमें भी बताया कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए और अपने दांतों को जो है और अपने मुंह को एक जंग का मैदान ना समझें. बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो दांत जब ब्रश करते हैं और उनको लगता है कि अच्छी खासी टूथपेस्ट लो और फटाफट यहाँ से वहाँ करते हैं. सो आज आपने बताया कि किस तरीके से क्या वो स्ट्रोक्स होने चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, किस तरीके से तीनों साइड से आपको ब्रश करना है. सो डॉक्टर स्वाति, इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न भी आपके साथ जुड़ा हुआ है कि डज ब्रशिंग हार्डर क्लीन बेटर और इट कैन इट एक्चुअली हार्म आवर गम्स एंड एनेमल? डेफिनेटली इट डज मोर हार्म दैन गुड. हमें बिल्कुल भी ज़ोर से ब्रश नहीं करना है. वी हैव टू टेक इट वेरी स्लोली एंड टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्या होता है कि हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, बट लेटर ऑन क्या होता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी हो जाती है बिकॉज जो गम्स होते हैं वो रिसीड हो जाते हैं और जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है. सो हमारे दांत के 3 लेयर्स होते हैं एक्चुअली. फर्स्ट इज़ इनामल, देन देर इज़ डेंटिन एंड देर इज़ पल्प. सो आई जस्ट शो यू. सो दिस इज़ इनामल बेसिकली. ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता बिकॉज इट डजेंट हैव एनी नर्व सप्लाई. जब ये घिस जाता है, अगर हम बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है एंड दैट्स व्हेन सेंसिटिविटी स्टार्ट्स. और फिर पेशेंट को लगता है कि मैं तो अच्छे से ब्रश करता हूँ, मैं तो इतने अच्छे से 5 मिनट्स ब्रश कर रहा हूँ, तो मुझे सेंसिटिविटी क्यों हो रही है? तो उसका आंसर ये है कि आप ओवर ब्रशिंग कर रहे हैं और आपकी टेक्निक करेक्ट नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द ड्यूरेशन एंड टेक्निक बोथ. ओके. इसी के साथ में बहुत सारे लोग जो हमारे इंडियन कल्चर में जो फ्लॉसिंग होती है उसको लोग नहीं करते. तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और क्या कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम अपना सकते हैं? तो उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए. इनफैक्ट कुछ व्यूअर्स को तब ये बताइए कि फ्लॉसिंग होती क्या, शायद उनको वो भी नहीं पता होगा. फ्लॉसिंग बेसिकली इट्स अ थ्रेड काइंड ऑफ थिंग जो हम दांतों के बीच में जो हमारा खाना फंसता है उसको साफ करने के लिए फ्लॉसिंग इज़ यूज्ड. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड चिन्मय इफ आई टेल यू कि फ्लॉसिंग एक्चुअली रिमूव्स 40% ऑफ द प्लाक विच ब्रिसल्स कैन नॉट रिमूव. येस, दैट्स राइट. सो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी. आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव है फ्लॉसिंग का, तो अनफॉर्चुनेटली नो. ओके. हमारे एंसेस्टर्स या फोरफादर्स आई वुड से, हमने सुना होगा कि तब डेंटिस्ट होते भी नहीं थे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती थी. उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है जिससे ये पता चला है कि वो लोग नीम दातुन यूज़ करते थे विच हैड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़. बट नीम दातुन जो है वो बहुत ही लिमिटेड सरफेस पे जा पाती थी बिकॉज इट इज़ नॉट ब्रिसल, राइट, इट्स अ स्टिक. उसकी वजह से उनके दोनों दांतों के बीच में प्लाक अक्यूमुलेट होता था. और बाय द एज ऑफ 40-45 हमारी सबको ही पता होगा, हमारी दादी नानी हमेशा डेंचर में ही हमने देखे हैं. बिकॉज क्या होता था कि उनके टीथ तो हेल्दी रहते थे बट उनके गम्स पूरी तरीके से वीक हो जाते थे. तो दांत अपने आप निकल जाते थे पेनलेसली बिकॉज उस केस में पेन भी नहीं होता था. फाउंडेशन ही वीक हो जाती थी. तो इसलिए इसका आंसर ये है कि फ्लॉसिंग हैज़ नो अल्टरनेटिव. येस, यू शुड गेट यूज्ड टू द टेक्निक ऑफ फ्लॉसिंग which is actually nowadays it's very easy because they have made flossing very easy with these handles. And then accordingly I'll just show you how to use it. जी. So you just have to hold it like this and you just have to put in between your
teeth surfaces like this. So this is the way. It hardly takes 60 seconds to 120 seconds, but it's very important. Flossing once in a day is very important, especially at night. Even if you don't do in the morning, it's okay, but before sleeping, flossing is absolutely essential. ब्रश के बाद आप कहते हैं कि फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जो टूथब्रश है उसने 3 साइड से जो बैक्टीरिया थे उनको हटाया, लेकिन 2 दांतों के बीच की जो गंदगी है उसके लिए फ्लॉसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारे पास बहुत बार पेशेंट्स आते हैं जिनका जब हम ओरल कैविटी चेक करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, देयर इज़ नो कैविटी, नथिंग एट ऑल. And the patient also says that I brush twice in a day, I take care of my diet and I'm very particular about my teeth. तो मुझे क्यों पेन हो रहा है? And when you do an X-ray तो हमें पता चलता है कि 2 दांतों के बीच में कैविटी शुरू हो गई है, एंड ऊपर से तो वो बिल्कुल क्लीन लगता है, बट अंदर से वो पूरा खराब हो चुका होता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट फ्लॉसिंग योर टीथ. जी जी. अभी आपने डॉक्टर स्वाति दातुन की जैसे बात करी थी, तो हमारे आज भी भारत में बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो नीम का दातुन यूज़ करते हैं या कुछ हर्बल पाउडर्स यूज़ करते हैं. तो क्या ये इतने ही इफ़ेक्टिव हैं हमारे दांतों के लिए, या टूथपेस्ट के मुकाबले ये रिस्क पैदा कर देते हैं? Chinmay, it's a very nice question because actually it has both the sides to it. To be really honest, नीम जैसा एंटीबैक्टीरियल जो हमारे पास चीज़ है वो आज तक आई नहीं है. It is wonderful if you use it, but if you use it as a supplement, not as a substitute. It is not a substitute to the toothpaste. Okay. आप उसको अगर हफ्ते में 2 बार करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू विद द कैविटीज़. इट विल नॉट, आपके जो दांत हैं वो रेजिस्टेंट टू कैरीज हो जाएंगे. सो इट कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट. Plus the technique is very important. It has to be done in a very softer way because it's very harsh, and in case if you do it very vigorously then it might just injure your gums. So neem datun, herbal powders, everything is good, but it depends on how you're using it and the frequency of using it. Again I'm telling you, it's not a substitute, it's a supplement. So आप इसको एक तरीके से वरदान लीजिए हमारे फोरफादर्स का कि उन्होंने हमें एक अच्छी चीज़ दी हुई है, बट हम जो आज की जो हमें ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करनी है हम उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते. फॉर हर्बल पाउडर्स आई वुड से दे आर ऑल्सो वंडरफुल. जो हमारे नेचुरल स्पाइसेस हैं, क्लोव है, मिंट है, कार्डमम है, they are excellent, but then again it depends on the particle size. If your herbal powder is very coarse, then it will do more harm than good, because आपके सारे जो इनामल है उसको वो वेयर ऑफ कर देगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आपको सर्वाइकल इरोजन हो जाएगा, विच इज़ अगेन आपका इनामल जो है वो पूरा चला जाएगा और आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी. सो अगर आप घर पे ही यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ वेरी फाइन पाउडर, एंड अगेन नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक. जी जी, ये आपने बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे व्यूवर्स को बताई है. इसी के साथ में डॉक्टर स्वाति, जैसे कि मुझे आज भी याद है हमारे जो दादाजी थे या जो बड़े लोग थे वो कहते थे, अरे तुम लोग ये क्या टूथपेस्ट यूज़ करते हो, हमारा जो नीम का दातुन है या फिर जो हर्बल जो ये पाउडर है हम तो इसी से करते हैं और देखो हमारे दांत चलते आ रहे हैं. बट आई एम ग्लैड कि आपने इस बात को क्लैरिफाई किया कि टूथपेस्ट के साथ साथ आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ना कि उसको सब्स्टिट्यूट बना लें. एब्सोल्युटली जी. तो मेरा अगला प्रश्न जो है डॉक्टर स्वाति इसी से जुड़ा हुआ है कि मार्केट में देखिए मार्केटिंग का ज़माना है, हर कोई ब्रांड हर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कुछ बोल देता है. तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक व्यूअर, एक आम इंसान अगर अपने लिए एक सही टूथपेस्ट और टूथब्रश को चुनने जाए तो कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको वो ध्यान में रखें? एक्चुअली टूथपेस्ट आपको जब चूज़ करना होता है तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि इट शुड नॉट बी कोर्स. अब हमें तो पार्टिकल साइज से एज अ डेंटिस्ट पता चल जाता है कि उसमें कितना पार्टिकल साइज है, बट एज अ लेमैन आप कैसे पता करें? तो जब भी आप अपना टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का, आप एक बार उसको अपनी उंगली में इस तरीके से करके देखिए. ऐसे इस तरीके से आपको उसको फील करके देखना है कि हाउ इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूथपेस्ट. इफ़ यू फील कि वो बहुत कोर्स है, आपको कुछ पार्टिकल्स अपने हाथ में आ रहे हैं, इट मीन्स उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा है. दिस इज़ द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड विच नीड्स टू बी फॉलोड. ज़्यादातर टूथपेस्ट इस चीज़ का ध्यान रख के ही मार्केट में आते हैं जी. तो उतना ज़्यादा डिफरेंस फ्रैंकली होता नहीं है. मैं एक बात कहना चाहूँगी, टूथपेस्ट और टूथब्रश चूज़ करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन एंड टेक्निक.
अदरवाइज सारे टूथपेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ब्रश के मामले में मैं आपको कहूँगी कि नेवर यूज़ अ हार्ड ब्रश, क्योंकि पेशेंट्स को लगता है कि हम अगर हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्लीनिंग बेटर हो रही है, बट नहीं। हार्ड ब्रशेस जो हैं वो आपको इंजॉर करते हैं आपके गम्स को, और धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जिंजिवाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को समझ में नहीं आता कि क्यों दिक्कत हो रही है। तो आइदर यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश और यूज़ एन अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश। मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो बच्चे हैं उनके लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। फ्लोराइड? जी जी जी। ओके। बिकॉज जब बच्चे यूज़ करते हैं टूथपेस्ट उस टाइम उनके दांत फॉर्म हो रहे होते हैं जी। तो रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल उनके केस में होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे यूज़ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट सो दैट अ लेयर ऑफ फ्लोरापेटाइट इज फॉर्म्ड ऑन देयर टीथ, जिससे अटैक ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कम हो उनके दांतों में। सो आई वुड रिकमेंड दैट अप टू 3 years आप राइस के साइज जितना टूथपेस्ट लेंगे फॉर किड्स, एंड 3 to 8 years पी साइज। इसी के साथ में जो है मेरा अगेन एक क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, हाउ शुड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर किड्स डेंटल हाइजीन फ्रॉम एन अर्ली एज? So dental hygiene for kids actually start much before than their first tooth rubs. Oh. Reason being, जब भी वो फीड करते हैं बच्चे तो हमें वाइप करना चाहिए विद अ कॉटन क्लॉथ उनके गम्स को। उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो जो भी रेसिड्यू होता है मिल्क का दैट इज़ वाइप्ड ऑफ, एंड सेकेंडली देर इज़ इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द जिंजाइवा। सो उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जो अर्ली इरप्शन और प्रॉपर इरप्शन में हेल्प करता है। एज सुन एज द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, बच्चे का मोस्टली 6 to 7 months में होता है, बाई 1 year दे हैव मल्टीपल टीथ। सो द थिंग इज़ कि बच्चे उस टाइम कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स को उनको दिखाना चाहिए, दे शुड ब्रश इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे शुड मेक इट एज अ फन एक्टिविटी फॉर देम। बिकॉज अगर ये बहुत पहले से ही उनमें हैबिट डाल दी जाए ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एंड उनके लिए एक एक्टिविटी हो टू लुक फॉरवर्ड टू, तो बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी लाइफ लॉन्ग हैबिट रहती है। सो हमें वो बच्चों के दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। चलिए अब बात करते हैं हम सब की। हम सब जो भारतीय हैं ना, हम सबको चाय पसंद है, हमें मीठा पसंद है, अभी तो खैर फेस्टिवल्स आ भी रहे हैं, और हम नमकीन भी खूब सारा खाते हैं। सो ये जो डेली हैबिट्स जो हमारी हैं ये सब खाने की, ये किस तरीके से हमारे डेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। चाय तो इट्स नॉट अ ड्रिंक, इट्स एन इमोशन, इट्स अ नेचुरल फ्यूल। जी। Our morning meetings don't start without a chai, and our late night gossips also need it. Very true. So चाय को तो मैं obviously eliminate तो हम कर ही नहीं सकते, but I would tell you some tips and tricks जिससे हमें कम damage हो सके। Sure. See, surprisingly, tea actually is good because it has got polyphenols which are actually antibacterial. Oh wow. So एक तरह से वो आपकी cavity को बचाते हैं. It's very it's very surprising, but that's the study. But the problem is the sugar which we add in tea. तो जो शुगर होती है that gives a lot of weight for the bacteria to act on the teeth. So हम क्या कर सकते हैं, एक तो शुगर का intake we can limit, okay? Secondly, if we are sipping it on throughout the day, then acidity हो जाती है actually. आपका mouth जो है वो acidic हो जाता है. So what you should do is you should just drink your tea in a go. You should not just linger on, with having your tea for hours together. एक आ गई दूसरी आ गई, वैसे नहीं. You should limit your time in consumption. And third is also very easy that when you're actually having tea, after that you just rinse your mouth with water. अच्छा. क्योंकि क्या होता है कि बेसिक सा कुल्ला कर लें. हाँ जी, कुल्ला कर लीजिए. हर जगह कुल्ला इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप बस पानी लेके अपने स्विच करके यू कैन जस्ट ड्रिंक इट या नॉर्मल बॉटल्ड वाटर. ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी से स्टेन्स आते हैं, ये उस चीज़ में भी हेल्प करता है. अगर आप हर चाय पीने के बाद अपना मतलब आप रिंस कर लेंगे अपने माउथ को, तो आपके स्टेन्स कंपैरेटिवली कम होंगे. अब आपने बात की मीठे की, तो मीठे की तो कोई जैसे चाय का तो मैं फिर भी बोल सकती हूँ एंटीबैक्टीरियल है, बट नहीं, मीठे में तो हमें लिमिट करना चाहिए बिकॉज स्टिकी होती हैं चीज़ें, वो आपके दांत के साथ लगी रहती हैं, बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, तो ये तो वेल नोन फैक्ट है. तो हमें हमेशा स्वीट्स, एक टिप मैं दे सकती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं हमें स्वीट साथ में ही खा लेनी चाहिए. वी शुड नॉट
keep a sweet in between the meals. अच्छा, हम तो डेजर्ट जो होता है सबसे लास्ट में बचा के रखते हैं कि भैया हम तो पूरा खाना खाने के बाद में मुंह मीठा करेंगे, फिर उस स्वाद के साथ में घंटों तक रहेंगे। No, that is also a fine thing. What I'm trying to tell you is that there should not be a gap between your meal and your sweet. अच्छा, all right. So it should be in a go so that जितना भी आपका एसिडिक माउथ हुआ है वो एक ही साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि क्या होता है, हमने खाना खाया, फिर हम थोड़ी देर रुके, फिर हमने सोचा चलो भी एक स्वीट खा ले, तब तक जैसे ही आपका माउथ का पीएच बैलेंस होता है तब तक आपने फिर से एसिडिक कर दिया। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज को बहुत ज़्यादा वे मिल जाता है टू गेट इनसाइड योर टीथ। ओके, इसलिए जी। मार्केट में बहुत सारे जो हैं शुगर फ्री गम्स आ चुके हैं, माउथ फ्रेशनर्स आ चुके हैं, तो क्या ये सेफ़ हैं हमारे दांतों के लिए या इनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एक्चुअली जो शुगर फ्री गम्स हैं दे आर एक्चुअली गुड, स्पेशली xylitol. Xylitol increases the stimulation of saliva in your mouth, जिसकी वजह से वो नेचुरली आपके pH को एडजस्ट करता है। बट देर आर सम गम्स विच आर एडेड विद शुगर एंड ऑल, सो डेफिनेटली दे आर अ बिग नो. So you have to be very careful in choosing your gum. Chewing gum is actually good, but it has to be limited, because if you over chew it, like if you're just habituated to chewing gum all day long, then you might end up having TMJ problem, because here there is a TMJ joint. अगर आप continuously अपने muscles को exert करते रहेंगे तो आपको headache और nauseatic लगने लगता है over a period of time. जी. So that is one disadvantage of overusing gums. And also if you use xylitol also a lot, then it might result in some digestive problems as well. Okay. Coming to mouth fresheners, I am actually a very I go with natural things more. So I would recommend going for an infused water, which I personally use. Okay. So what you can do is you can just place 2 cloves, 2 cardamom and 2 केसर. आप थोड़ा सा डाल के अपने पानी में छोड़ दीजिए, रात को ही डाल दीजिए। मॉर्निंग में आपके पास एक सुगंधित पानी तैयार हो जाएगा, आप पूरे दिन उसको सिप करते रहिए। बिकॉज माउथ फ्रेशनर क्या करते हैं, बेसिकली आपकी बैड ब्रेथ को कम करते हैं। बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा कारण इज ड्राई माउथ। ड्राई माउथ, ओके। व्हेन सलाइवा इज नॉट देयर, तभी आपके माउथ से स्मेल आती है, दैट इज हेलाटोसिस। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हाइड्रेशन अपना रखिए और आप पानी पीते रहिए। जो बाहर के माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, दे जस्ट मास्क द ओडर विच इज़ देयर। सो I personally believe that it is very important to know the cause and treat it rather than just masking it, because it won't help in the long run. कुछ रिसर्चेस डॉक्टर ऐसे भी हैं जहाँ पर कहा जाता है कि जो हम खाते हैं हमारे डाइट में, जैसे कि कैल्शियम हो गया या विटामिन डी हो गया, तो ये हमारे डेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। इज इट ट्रू? Yes, indirectly, not directly. अच्छा। So I'll just try to explain it. एक बार हमारे दांत अगर बन गए तो remineralization is not possible. Okay, so remineralization of enamel is not possible by increased intake of calcium and vitamin D. But yes, हमारी enamel के अंदर जो dentin होता है और उसके अंदर जो हमारी bone होती है, उसके strength को indirectly vitamin D और calcium impact करता है. So it is very important to take vitamin D rich diet and calcium rich diet. Also, vitamin D is very important in reducing inflammation. सो आपके गम्स की इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम करता है, तो वो अल्टीमेटली आपके दांत की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। सो इट इज़ अगेन हेल्पिंग। एंड थर्डली, जो हमारा अल्वियोला बोन होता है, बेसिकली जहाँ पर हमारे सारे दांत सॉकेट में लगते हैं, दैट इज़ ऑल्सो विटामिन डीज एंड कैल्शियम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी स्ट्रॉन्ग। तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली हेल्प्स। और जो बच्चे होते हैं उनमें तो इट हेल्प्स डायरेक्टली ऑल्सो, बिकॉज रीमिनरलाइजेशन इज पॉसिबल इन किड्स। सो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट विटामिन डी एंड कैल्शियम इनटेक ऑफ किड्स एंड एडल्ट्स एज वेल। हमारा जो इंडिया है ना, ये डेंटिस्ट के पास जाने में घबराता है। अगर आप मेरी खुद की भी बात करें तो मैं भी थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी हेजिटेट करता हूँ कि डेंटिस्ट के पास ना जाया जाए। तो क्या कुछ ऐसे सिंपल होम रेमेडीज़ हैं, अगर दांत में दर्द हो रहा हो या थोड़ी दुर्गंध आ रही हो मुंह से, उसको ठीक करने के लिए, जब तक कि बहुत ना हो जाए कि वी हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट एंड सी, तो आर देयर एनी होम रेमेडीज़ जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? जी जी बिल्कुल, मैं होम रेमेडीज़ तो डेफिनेटली बताऊंगी, बट डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े उसकी नहीं बताऊंगी। तो होम रेमेडीज़ डेफिनेटली सी द थिंग इज़ कि अगर हम दांत के दर्द को देखें
तो 2 तरीके के दांत के दर्द होते हैं, या तो आपको दांत में दर्द है या आपको गम्स में दर्द है। तो हम दोनों की बात करेंगे। अगर आपको दांत में दर्द होगा तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आपको दांत में दर्द होगा तो सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी होगी टू कोल्ड, या आपको मीठा लगेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है, आपको या तो मीठा फील होता है अपने दांत में, आपको ठंडा लगता है। दैट इज़ द फर्स्ट साइन योर बॉडी इज़ गिविंग गो टू अ डेंटिस्ट। वी अवॉइड इट। उसके बाद फिर वो बढ़ के और प्रोग्रेस हो जाता है, और वो फिर जब पेन होने लगता है तो फिर हमें जाना ही पड़ता है। बट मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप थोड़ा सा क्लोव ऑयल ले सकते हैं कॉटन में, और वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल एनाल्जेसिक, बट आप उससे सिर्फ 1-2 दिन ही निकालिए। जो मेन कॉज है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। रही बात डर की, तो मैं उसका आपको इलाज ज़रूर बता दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कम्युनिकेट ओपनली विद योर डेंटिस्ट। आप अपने फियर्स उन्हें बताइए। आप बताइए कि आपको किस चीज़ का डर है। आप उनको बताइए कि आप वो क्या करने वाले हैं। उनसे 10 बार पूछिए कि आप मेरा क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, आप करके दिखाइए। इस तरीके से आप मेंटली जब कंफर्टेबल हो जाएं तो ही आप प्रोसीजर शुरू करवाइए। एंड स्टार्ट विद द स्मॉलर प्रोसीजर। आप शुरुआत में ही जाते ही RCT मत करवा लीजिए। गो विद द क्लीनिंग फर्स्ट। आप डेंटल चेकअप कराइए। वंस यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू शुड नो कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या क्या करवाना है। बट चिन्मय, आई वुड लाइक टू स्टिल ऐड वन थिंग। पीपल थिंक दैट डेंटिस्ट्री हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं। वो इसलिए बताते हैं बिकॉज पेशेंट पेन का वेट करता है दांत में दर्द होने के बावजूद, मतलब होने के बाद। अगर वो पेशेंट छोटी छोटी साइंस अपनी बॉडी के देख ले तो आधे घंटे से ज़्यादा का ट्रीटमेंट होता नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। आई थिंक इट्स बीन 10 years नाउ। उन्होंने मुझे बोला था कि मेडिकल और डेंटल में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मेडिकल में दर्द नुकसान से पहले होता है, डेंटल में दर्द नुकसान के बाद होता है। विच इज़ वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज जब आप हमारे पास आओगे विद पेन तो आपका पल्प ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका होगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली ट्रीटमेंट। बट अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए आएंगे, या आपको अगर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप आएंगे, तो वो बहुत ही आराम से वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो आई विल स्टिल टेल एवरीवन टू पे अ डेंटल विजिट एवरी 6 months। आपको प्रॉब्लम है, भले ही आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके एक बार डेंटल विजिट करा लीजिए। जी, जैसा कि डॉक्टर स्वाति आपने बताया कि टूथ सेंसिटिविटी जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है जी। सो ये क्यों होती है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि आपने कुछ पहले बताया भी। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, उसके बारे में बताइए। टूथ सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं फिर से वही बताऊंगी, ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, जिंजाइवल रिसेशन नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से प्यार से आप ब्रश कीजिए। योर गम्स शुड फील लव्ड नॉट स्क्रेप्ड। ओके। सेकेंडली, कभी कभी जेनेटिक भी होता है, पेशेंट की गलती नहीं होती है, बट उनको गम्स जो हैं वो थोड़े लूज ही उनके होते हैं। उस केस में आई वुड रेकमेंड गम मसाजिंग। इट्स अ वेरी गुड एंड ईजी मेथड टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन जिंजाइवा, एंड उससे आपके गम्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। तो आप रात को सोने से पहले आप एक उंगली में थोड़ा सा हनी लीजिए या ग्लिसरीन लीजिए और आप अच्छे से मसाज कीजिए अपने गम्स को। शहद से? जी, शहद या ग्लिसरीन। ओके। आपको कोई भी बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, बट वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो अगर चला भी गया अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मसाजिंग इट हैज़ टू बी अ लुब्रिकेंट विद विच यू आर मसाजिंग योर गम्स सो दैट द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। उससे आपकी गम हेल्थ बेटर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं उसकी वजह से गम प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा गम इश्यूज़ आते हैं, जैसे डिलीवरी होती है तो वो ठीक हो जाता है। सो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसमें आपके इन्फ्लेम्ड गम्स होते हैं। सो knowing the cause is very important, Chinmay, rather than we cannot just cure the cause without knowing it. Correct. So diagnosis, why is it there, is very important. जी जी। हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग स्मोक भी करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत या तो येलो हो जाते हैं या उनमें स्टेन्स लग जाते हैं, तो उससे कैसे डील करें? सो ये जो स्टेन्स होते हैं टी, कॉफ़ी या स्मोकिंग के, जो सुपरफिशियल स्टेन्स होते हैं वो तो आप अगर प्रॉपर्ली ब्रश करेंगे और फ्लॉसिंग करेंगे तो दे आर टेकन केयर ऑफ। बट द स्टेन्स विच हैव गॉन डीपर इनसाइड, आप 6 months to 1 year में डेंटल स्केलिंग अगर करवा लेते हैं अपने डेंटिस्ट से तो वो अंडर कंट्रोल रहते हैं।
और जब भी आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, लेट इट बी टी, कॉफ़ी और इवन स्मोकिंग, आप प्रॉपरली एक बार अपना माउथ रिंस कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जो एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है विद वाटर एंड स्टेन्स आपके कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में हर रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो गम्स हैं वो ब्लीड करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उसका हम कैसे ध्यान रखें? इसका मेन रीज़न होता है कि वो लोग फ्लॉस नहीं करते, बिकॉज आपके जो दांत के बीच का एरिया होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है गम्स, और जब आप ब्रश करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। इसका ईजी उपाय तो ये है कि आप खुद फ्लॉसिंग करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को 6 मंथ्स में विजिट कीजिए, वो आपके दोनों दांतों के बीच में स्केलिंग अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे एंड देन यू कैन मेंटेन इट। सो बेसिकली जिंजिवाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। फर्स्ट तो ये रीज़न है कि हम फ्लॉसिंग नहीं करते। दूसरा ये रीज़न है कि अगर हमें डायबिटीज़ है, अगर हमारे ब्लड में शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो तब भी आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं। तो वही अगेन हमें कॉज पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों है। कभी कभी पेशेंट को ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है, वो इतने ज़ोर से ब्रश करता है कि गम्स ही ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं। सो उस केस में भी हार्ड ब्रिसल्स की वजह से, या कभी कभी कोई डेंचर होता है, इल फिटेड डेंचर, जो एक पर्टिकुलर जगह पे कंटिन्यूसली ट्रॉमा प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ब्लीडिंग हो रही है, सी ब्लीडिंग इज़ द साइन फ्रॉम योर बॉडी टू से दैट पे अटेंशन, यू कैन नॉट इग्नोर ब्लीडिंग एट ऑल। आप जाइए अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, उनसे पूछिए कि क्यों हो रहा है, द रीज़न नीड्स टू बी फाउंड। एक बार रीज़न पता चल जाए तो आराम से फिर ट्रीटमेंट हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जैसे आपने कहा कि अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अवॉइड करते हैं डेंटिस्ट के पास जाना, जब तक कि उनको एकदम शूटिंग पेन ना हो। सो हाउ ऑफन शुड वन रियली गो फॉर अ डेंटल चेकअप? You're absolutely right. No one wants to go to a dentist. I completely agree. But I would suggest and recommend कि आप कम से कम 6 मंथ्स में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। देखिए, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम प्रोग्रेस होने में फ्रॉम one stage to another stage takes at least a year. Okay. So in case if you're visiting your dentist every 6 months, then you will never reach that stage 2. Your dentist will fix it right away. Correct. So even for your kids also, you must visit a dentist every 6 months. Kids के केस में तो आजकल fluoride treatment has come, which is very very important. और actually it's a boon in dentistry कि हम बच्चों के दांतों को completely caries free बना सकते हैं. अच्छा. With just applying fluoride in concentrated form, in tray form, जिससे बच्चों को 2 साल से लेके 8 साल के बच्चों के लिए ये होता है। आप twice in a year वो ट्रीटमेंट करते हैं और बच्चों के दांत बिल्कुल केरीज रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंड यू नो, टेकिंग केयर ऑफ दोज लिटिल टीथ, it actually leads to a very healthy cavity-free smile for tomorrow. That's so I true. would definitely recommend parents to consider fluoride session as a conscious decision for your kids for his better dental health. जी। अब अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं तो सीनियर सिटीजन्स अपने दांतों का और अपने गम्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स डिपेंड करता है कि कितने दांत हैं उनके माउथ में। मैंने जो आजकल देखा है, आजकल पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ओरल हाइजीन। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि उनको ये छोटा वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए, जो हम कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़ों को हमें सिमिलरली ट्रीट करना चाहिए, तो दैट गोज़ फॉर द ब्रश एज वेल। इसका रीज़न ये है कि इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है दांतों पे, तो गम अब्रेजन जो होता है, क्योंकि विद एज ऑलरेडी आपका एज रिलेटेड एट्रिजन होता है जी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द गम्स। और ये जो छोटा हेड होता है, इट गोज़ टू ऑल द सरफेसेस ऑफ द टीथ। तो छोटा ब्रश मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ सीनियर सिटीजन्स को। स्पेशली आप रात में एक बार छोटे ब्रश से कर लीजिए, सुबह आप नॉर्मल ब्रश से कर लीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एडवाइज देम। एंड हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइड्रेशन से भी आपके जो टीथ एंड गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। डॉक्टर स्वाति, डेंटल कैविटीज़ या गम की जो बीमारियां हैं, ये आई एम श्योर जैसे आपने कहा कि कुछ अर्ली साइंस देती हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर पर ही कि कुछ डेंटल प्रॉब्लम या गम इश्यूज़ हमें हो गए हैं? ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ। ठीक है, जब भी आप ब्रश करें, आप हफ्ते में 2-3 बार एक बार मिरर के सामने अपना आप माउथ को अच्छे से देखिए, टीथ को अच्छे से देखिए। कैविटी स्टार्ट होने से पहले आपका दांत जो है उसमें चौकी सरफेस आ जाता है, दैट इज़ अ वाइटिश चौकी सरफेस विच इज़ कॉल्ड एज डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल। कैविटी उसके बाद होती है एंड इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ तो
चौकी सरफेस है वाइट कलर का, सो दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ कैविटी एंड इट इज़ रिवर्सिबल। अच्छा, अगर आप तब प्रॉपरली ब्रश करेंगे और फ्लोराइड ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आपका वो जो स्टेज है वो रिवर्सिबल है, आपका दांत ऑटोमेटिकली रीमिनरलाइज कर सकता है। सो दैट इज स्टेज 1। सेकेंडली, आपको अगर आपने ये स्टेज इग्नोर कर दिया, आपको नहीं पता चला कि चौकी सरफेस है, सेकेंड स्टेज इज आपको मीठा लगना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी स्वीट खाएंगे तो आपको फील होगा, आपको पिट्स और फिशेस दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको गड्ढे दिखेंगे थोड़े थोड़े, ब्लैक नहीं होंगे वो, सिर्फ गड्ढे दिखेंगे। दैट इज़ द स्टेज 2। उस टाइम आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और आपके डेंटिस्ट को विजिट करना है। तो हम एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट या थोड़ा सा उसको क्लीन करके वी कैन स्टिल रिवर्स इट। नाउ थर्ड स्टेज इज कि वो आपको ब्लैक दिखना शुरू हो जाए, उस टाइम आपको ठंडा पानी लगना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज को भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अगर इस स्टेज को भी इग्नोर कर देंगे तो फिर आपको जब पेन होगा आप तभी डेंटिस्ट के पास आएंगे और फिर आप बोलेंगे कि डेंटिस्ट ने तो मुझे लूट लिया। सो जब आपको ठंडा पानी लगे आप तभी डेंटिस्ट के पास जाइए, आपकी फिलिंग हो जाएगी विद इन 15 मिनट्स, आप भी खुश, डेंटिस्ट भी खुश। जी जी। और अगर हम गम्स की बात करें? हाँ जी, अगर आप गम्स की बात कीजिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने गम्स रेड दिखने लगेंगे इंस्टेड ऑफ पिंक हेल्दी गम्स। इट्स गोइंग टू बी रेड इन्फ्लेम्ड गम्स विद और विदाउट पेन। जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपके दांतों से खून निकलेगा, आपके गम से खून निकलेगा। दैट इज़ द सेकेंड इंडिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है बैड ब्रेथ। जब आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलस इकट्ठा हो जाता है या आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन है तो इट कम्स आउट एज अ बैड ब्रेथ। वो तीनों ही चीज़ें आपके गम डिजीज़ को बताती हैं, दर्शाती हैं। जी। इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो हैं क्या वो रेगुलर वन से बेटर हैं और क्या हमें उस पर स्विच करना चाहिए? एक्चुअली ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ जी, क्योंकि इसके सबके अपना अपना मानना है। मेरा मानना ये है कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस आर ग्रेट, दे आर एक्चुअली वेरी गुड एंड बाय 2033 $120 मिलियन का मार्केट है इनका इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस का। यस, देयर इज अ स्टडी। सो बेसिकली इसके मैं एडवांटेजेस बता देती हूँ कि इसका जिस तरीके से ये दांतों को साफ करते हैं, दे एक्चुअली रिमूव 21% मोर प्लाक दैन द रेगुलर टूथब्रश। और सबसे बड़ी बात, हमें आजकल सबको बटन का ज़माना है, किसी को अपना काम खुद करने का आजकल मन नहीं है, तो इट डज़ योर वर्क। जो हमने पूरा सिखाया कि 45 डिग्री एंगल, आपको ये करना है, वो सब कुछ खुद करता है जी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे, वो जो खुद करेगा वो करेगा, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है। और सेकेंडली इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो सारे लोगों को वो यूज़ करना थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है। और आदत की भी बात होती है, अगर आपको आदत जिसकी है आप कोशिश करते हैं आप उसी के साथ चलें, तो स्विचिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट वी शुड बी ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी विच हैज़ कम इन, स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिनके सर्जरीज हुई हैं, जिनका फ्रैक्चर हुआ है, हु आर नॉट एबल टू मूव that freely, there is arthritis, जो patients को arthritis है उनके लिए this is a boon because they don't have to exert any pressure, they just have to hold their brush and it will do the needful. Correct. So that way it is a great revolution, so I would definitely recommend to be open for electric toothbrushes, and yes, I have switched to electric one. Oh, you have? yes, I All have. Right. Okay. मैं व्यूवर्स को बता दूं कि जो मैंने अपना थोड़ा बहुत जो काम करवाया अपने दांतों पे, यही मेरी डेंटिस्ट हैं, आप ही ने मेरी सब किया है। तो बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग माइन बहुत डर होता है जब वो आपके पास जब आते हैं ना डेंटिस्ट के पास में, वो ऐसे लेट के जैसे ऐसे बैठते हैं, वो जो डेंटिस्ट की चेयर होती है, फिर ऊपर से लाइट आती है, फिर वो जूम जो मशीन होती है, इट इज़ लाइक अ प्रॉपर ट्रॉमा सीन। तो जो लोग हैं ये इस फियर से कैसे ओवरकम करें, आप प्लीज़ वो व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि जब मैं आपके पास में आया था तो मैं भी ट्रॉमेटाइज था कि मैं नहीं जाऊंगा, बट फिर जो हुआ आई वाज सो कंफर्टेबल। तो किस तरीके से ये अपनी फियर को दर्शक जो हैं वो ओवरकम करें, उसके बारे में आप बताइए। तो चिन्मय, ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपने कैसे अपना फियर ओवरकम किया? बिकॉज यू गॉट द ट्रीटमेंट डन, राइट? राइट। तो व्हाट मेड यू कंफर्टेबल? टेल मी। सो आई थिंक सबसे पहले तो ये था कि जिस तरीके से आपने बात की, ओपन कम्युनिकेशन जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। दैट इज द की। Yes, absolutely. So that is the answer to your question.
Communicate openly with your dentist. What are your fears? See, dental fear is the real one. Don't think that the dentist will think कि कैसा है, क्यों डर रहा है. No. We all know that it's very fearful, and we completely understand, and it's very normal, to be really honest. First of all, communicate openly. Secondly, you should know what procedure is happening and how it's going to happen. And thirdly, I would say a little bit of meditation before coming always helps. Relaxation exercises. आपने मुझे deep breathing करवाई थी. बिल्कुल. तो वो बहुत it helps a lot. बहुत छोटी सी practice होती है, but it does help. एंड जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं विच इज़ ऑडियो एनाल्जेसिया, हम थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देते हैं सो दैट यू नो पेशेंट इज़ अ लिटिल आई वुड से डिस्ट्रैक्टेड. और एक चीज़ तो आपने खुद ही कर ली थी, गॉट योर फ्रेंड अलॉन्ग. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी गुड प्रैक्टिसेस कि आप जो भी जिसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास है आप उसको लेके आइए अपने साथ टू हैव दैट हेल्पिंग हैंड विद यू. सो आई थिंक डेंटल फियर इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट अगर आपको पता हो कि आपके साथ क्या होने वाला है तो वो फियर जो है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो चला जाता है. सो चूज़ योर डेंटिस्ट वाइजली एंड बी ओपन टू टॉक अबाउट योर फियर्स. ऑलराइट. अब डॉक्टर थोड़े फ़न के बाद थोड़ा एक सीरियस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ओरल कैंसर. तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं कि ब्लीडिंग गम या दांतों की प्रॉब्लम या टूथ पेन तो चलिए एक साइड है, लेकिन ओरल कैंसर को किस तरीके से जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसको पहचान सकते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्या ट्रीटमेंट अब इसका आ चुका है मार्केट में, आप वो बताइए. हाँ जी चिन्मय, एक्चुअली ओरल कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 10 ईयर्स में और पिछले 5 ईयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा. उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न तो है हमारी हैबिट्स, जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. आजकल 12-12, 13-13 साल के बच्चे भी तंबाकू गुटखा इस तरीके से खाते हैं जैसे नॉर्मल टॉफ़ी चॉकलेट्स खा रहे हों. सो सबसे बड़ा मेन रीज़न तो टोबैको कंजम्पशन है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पान मसाला और इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स. सो वेन एवर यू आर हैविंग एनीथिंग विच इज़ विच हैज़ टोबैको, तो वो आपके एरिया को नम कर देता है. आप वहीं एक ही पोजीशन में आप उसको रखते हो तो वहाँ नम हो जाता है एंड ओवरऑल उसके बाद उधर कैंसर हो जाता है. एक तो ये रीज़न है. दूसरा रीज़न है कि अगर आपका इल फिटेड डेंचर है जिसकी वजह से कोई तार है जो आपकी एक तरह कंटिन्यूसली आपको इंजोर कर रही है, अब क्या होता है कि वहाँ पर अल्सर बन जाता है. पेशेंट ऑइंटमेंट लगाता है, पेन कम हो जाता है, फिर दोबारा अल्सर होता है, पेशेंट ऑइंटमेंट लगाता है, कम हो जाता है, बट एक स्टेज ऐसा आता है कि वो नम हो जाता है. पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया अल्सर, बट नहीं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. सो कभी भी किसी भी एक्सटर्नल इरिटेशन को लाइटली मत लीजिए. ये मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, किसी भी इरिटेशन को इन योर माउथ डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल. विजिट योर डेंटिस्ट द वेरी नेक्स्ट डे और आप उसको दिखाइए कि मुझे दिक्कत हो रही है, आप उस चीज़ को ठीक करवाइए. बिकॉज अगर वो इरिटेशन को हम झेलते गए या अपने तरीके से कुछ लगा के करते रहे तो वो अल्टीमेटली कैंसर हो जाता है. एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है कैंसर होने से पहले विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोप्लेकिया और ओरल लाइकन प्लानस. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट को हमेशा 6 मंथ्स में विजिट कीजिए. अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो डेंटिस्ट कैन ईजिली सर्जिकली रिमूव इट बिफोर इट गोज टू योर नोज, थ्रोट, लंग्स. बिकॉज डू यू सी ओरल कैविटी इज़ अ वे टू गो इनसाइड योर बॉडी. Oral health is not just about teeth and gums, it's about your oral whole well-being. So it's very important to know what is going inside your mouth. Multiple ulcers हो रहे हैं, वो हील नहीं हो रहे हैं, आप विटामिन B12 खाए जा रहे हैं बिना पता किए कि मुझे क्यों हो रहे हैं, तो ये मत कीजिए. अगर आपके अल्सर्स हो रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको खाना खाते वक्त पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए. इमीडिएटली डेंटिस्ट को दिखाइए और उसका रीज़न पता कीजिए. रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. जी. आजकल डॉक्टर स्वाति रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT हो गए, इम्प्लांट्स की बात हो गई, ये बहुत कॉमन है. तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को बताएं कि RCT क्या होती है और इम्प्लांट्स के बारे में आप व्यूवर्स को थोड़ा और एजुकेट करें. सो आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द मॉडल कि हम रूट कैनाल में करते क्या हैं. सो सपोज़ आपके दांत पे कीड़ा लगा, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ठंडा लग रहा होगा तो फिर आप फिलिंग करवा सकते हैं, बट अगर वो एक बार आपको पेन शुरू हो गई तो इसका मतलब वो पल्प तक चला गया. तो फिर आप एक्सरे करते हैं पहले? तो एक्सरे करते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो पल्प तक चला गया. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से होता है. तो सपोज़ ये आपका दांत है, ये इनामल है, ये डेंटिन है और ये पल्प है. ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है दैट इज़ पल्प. ये जो देखिए ये कीड़ा है, कैविटी है विच इज़ गॉन टिल पल्प.
तो हम रूट कैनाल में क्या करते हैं, बिकॉज पल्प इज़ अ लिविंग टिश्यू, हम ये सारा रूट्स क्लीन करते हैं विद आर फाइल्स and then we fill it up with an inert material. So there is no blood supply or nerve supply to your tooth, so your pain goes off. But what is the disadvantage of a root canal? Disadvantage is that your tooth becomes brittle because there is no nerve and blood supply. It's a dead tooth, so it becomes brittle. So there comes next question from my patients कि मैम हम क्राउन क्यों लगाएं जब हमारा दर्द चला गया है तो? So this is the answer, because your tooth is a dead tooth right now and it doesn't have the support or it doesn't have the strength to chew the food, इसलिए हमें ऊपर से क्राउन लगाना पड़ता है so that your tooth is saved for the longest period of time. So this is root canal treatment. Now coming to implants, implants हम उन केसेस में करते हैं जहाँ दांत को हम बचा नहीं सकते या जहाँ दांत नहीं है. तो अगर सपोज आपका ये दांत नहीं है तो जो इम्प्लांट होता है that goes here inside the bone. It's a screw, titanium screw which goes inside the bone. So जो implant होता है वो that takes 3 months to ossify with the bone and after 3 months हम उसके ऊपर crown लगा देते हैं. Implant is a revolution in dentistry and implant is just like your natural tooth, even better because ना उसमें कीड़ा लगता है, ना उसमें gingival recession होता है, ना उसमें कुछ भी नहीं होता. तो इट इज़ अ परमानेंट टूथ एंड उसकी जो चूइंग कैपेसिटी होती है वो भी आपके नेचुरल टूथ जैसी होती है. जी जी. डॉक्टर स्वाति, अगर मैं ब्रेसेस की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को ब्रेसेस लगते हैं, तो ब्रेसेस क्या लगवाने चाहिए और कौन सी एज में लगवाने चाहिए, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए. हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पेरेंट्स को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है. तो हमें ब्रेसेस तब लगाने चाहिए जब बच्चा 13 to 14 ईयर्स में हो और उसको क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो दांतों की, या बच्चा बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा हो बिकॉज ऑफ हिज लुक्स. तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हम 2 चीज़ें देखते हैं. पहले तो हम फंक्शनल देखते हैं और एस्थेटिक्स देखते हैं. एस्थेटिक्स अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस तरह से उसके दांत दिख रहे हैं, तो ही हम ट्रीटमेंट करते हैं. अदरवाइज़ हम सिर्फ एस्थेटिक के बेसिस पे ब्रेसेस नहीं लगाते. अगर उसको फंक्शनल प्रॉब्लम भी है तो हम लगाते हैं. फंक्शन प्रॉब्लम 2 तरीके की हो सकती है. अगर दांत इस तरीके से मिल रहे हैं कि ओवरजेट या ओवरबाइट कॉम्प्रोमाइज्ड है या ज़्यादा है या कम है, तो वो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है जो कि आपका डेंटिस्ट आपके लिए करता है और वो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है कि इसके बाद के प्रॉब्लम्स आपके क्या आ सकते हैं बच्चे में. तो उस हिसाब से ब्रेसेस लगाए जाते हैं. तो ब्रेसेस 13 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक कभी भी लगाए जा सकते हैं. इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली सो दैट जब आपकी बोन फॉर्मेटिव स्टेज में होती है तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं और आपके रिलैप्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. सो 13 to 14 ईयर्स के बीच में वी शुड स्टार्ट द ब्रेसेस ट्रीटमेंट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. डॉक्टर स्वाति, अब ऐसे कुछ मेरे पास में मिथ्स हैं जो हमें व्यूअर्स ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट से बताए और कुछ हमने अपने वेबसाइट से निकाले. तो मैं चाहता हूं कि आप इन मिथ्स को बस्ट करें और या तो बताएं कि क्या ये मिथ्स हैं भी या ये फैक्ट्स हैं. सो क्या आप रेडी हैं? श्योर जी. मिथ है ब्रशिंग हार्डर क्लीन्स बेटर. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? You tell me. It's definitely a myth. So it does more harm than good. I always tell your gums should feel loved, not scraped. All right. Yeah. Sugar-free sweets and chewing gums are harmless. Is it a myth or a fact? So it's also a myth because you have to be very particular about what gums are you using. If it has added sugar or preservatives, then definitely it is not good for your health. Okay. Oil pulling replaces brushing. Myth or fact? Absolutely a myth because nothing can replace brushing. Oil pulling is a very beautiful practice which everyone should follow. I highly recommend it. I do it as well. तो मैं व्यूअर्स को बताती हूँ कि ऑयल पुलिंग होता क्या है. तो ऑयल पुलिंग में आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या सिसमे ऑयल आप लेते हैं अपने माउथ में एंड यू कीप इट इन योर माउथ फॉर 8 to 10 minutes एंड देन यू रिंस इट आउट. सो बेसिकली इससे क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है ओरल फ्लोरा का, वो बहुत हद तक कम हो जाता है एंड आपकी बैड ब्रेथ को भी ये क्योर करता है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सप्लीमेंट टू योर ब्रशिंग. विद योर ब्रशिंग यू कैन डेफिनेटली डू ऑयल पुलिंग, but definitely it's not a replacement. Yeah, absolutely not. Bleeding gums are normal. Myth or fact? A big myth. Bleeding gums are not at all normal. Bleeding is a sign of your body saying that pay attention. So it's very important to know the root cause of bleeding. Yeah. So it's not normal. जी.
Children don't need a dental checkup until they have permanent teeth. Myth or fact? एब्सोल्यूट मिथ सो किड्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज दे हेल्प इन गाइडिंग द परमानेंट टीथ टू कम इन राइट पोजिशन. दे एक्ट एज स्पेस मेंटेनर्स फॉर परमानेंट टीथ टू कम. दे हेल्प इन स्पीच, दे हेल्प इन chewing. They are as important as permanent teeth, so definitely a big myth. Whitening toothpaste bleaches teeth like a dentist does. Myth or fact? An absolute myth again. So whitening toothpaste actually just removes the superficial surface stains. Although I'm not a very big fan of bleaching myself, I don't usually do bleaching in patients, but when we do in-house bleaching in our dental clinics, then we use professional dental bleaching agents which go much deeper inside the enamel and they actually change the color of your teeth. Okay. So it's a myth. Okay. Yeah. Brushing immediately after meals is best. Myth or a fact? Absolute myth. We should definitely not brush at least 30 minutes after eating food. Okay. Because whenever we eat anything, there is acid production in the mouth because the digestion starts from mouth, right? So when there is acid in your mouth, then your enamel is basically weaker and it can easily scrape off after brushing. So over a period of time, you will have sensitivity and gum recession. So you should always wait before you know, at least wait for 30 minutes. All Yeah. right. Bad breath always means poor oral hygiene. Myth or a fact? No, it's a myth because it is one of the reasons, but halitosis can happen because of various reasons. As I told you, it can happen because of dry mouth. Even if you're brushing normally, but if you're not hydrated, then आपको bad breath की problem हो सकती है. Certain foods like onion, garlic also give odor. Everyone knows that. Systemic diseases like diabetes or if you're in ketosis, then also there is there is bad breath. And in chest infection also, if you are coughing a lot, then also there is bad breath. If you have gut issues, if you have acidity, then also you have bad breath. So bad breath के बहुत सारे causes होते हैं, इसलिए कभी भी bad breath को mask नहीं करना चाहिए. We should always treat the cause. Okay. थैंक यू सो मच. आपने बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे जिनको एक्चुअली मिथ्स बोला और किसी को भी आपने फैक्ट नहीं बोला. सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आई थिंक मैं आपसे एक फाइनल मैसेज पूछना चाहूँगा क्योंकि ये नेशनल डेंटल हाइजीन मंथ चल रहा है. सो जितने भी व्यूवर्स हमें घर से देख रहे हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज आप क्या देंगे? National Dental Hygiene Month में I would like to tell everyone that prevention is better than cure. Daily brushing for 2 times a day, daily flossing and visiting your dentist every 6 months is very crucial. And oral health is not just about teeth and gums, it's a window to your overall well-being. So take those 2 minutes seriously every day to have a healthy, happy smile throughout your life. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति. आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करी. आपने हमें ये बताया कि किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारे दांत, हमारे गम्स ख़राब ना हो. सो थैंक यू वंस अगेन. अगर आपके अभी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी. मैं आपको मिलूंगा एक और नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी.